सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं श्रीमती मनीषा रघुवंशी, शासकीय नवीन हाई स्कूल 25वीं बटालियन भदभदा रोड भोपाल में विज्ञान विषय के पद पर पदस्थ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं में विज्ञान विषय में अध्याय 3 अणु और परमाणु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह इस अध्याय का भाग 1 है, जिसमें हमने कुछ विषयांशों को लिया है। आइए इस पूरे विषयांश को अच्छे से समझते हैं और पूरे विषयांश पर अपनी समझ बनाते हैं। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। वे अपने आसपास के पदार्थों से परिचित हैं, पदार्थों के प्रकार, विशेषताओं, गुणों को जानते हैं, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के विषय में जानते हैं, तत्व यौगिक मिश्रण के गुण व विशेषताओं को जानते हैं, तत्व के संकेत या प्रतीक लिखना जानते हैं, कुछ यौगिकों के यौगिक सूत्रों से परिचित हैं। आगे के अध्याय में विद्यार्थियों ने इन सभी विषयांशों को पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में लर्निंग आउटकम्स मतलब सीखने के कौन कौन से बिंदु हैं। प्रस्तावना, परमाणु की खोज का इतिहास, परमाणु क्या है, विशेषताएं व गुण, अणु क्या है, विशेषताएं, गुण व प्रकार, परमाणु व अणु में अंतर, रासायनिक संयोजन के नियम। इसके अंतर्गत हम 2 नियम पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, तथा अंत में हम अभ्यास प्रश्न के द्वारा अपनी समझ को परखेंगे कि हम विषयांश को कितना समझ पाए। प्रस्तावना, भारतीय व ग्रीक दार्शनिकों ने पदार्थ की विभाज्यता के बारे में बहुत पहले 500 ईसा पूर्व अपने विचार व्यक्त किए। पदार्थ के अज्ञात व अदृश्य रूपों से वे सदैव चकित होते रहे। संपूर्ण विश्व ने भारतीय दार्शनिकों की दार्शनिकता का लोहा माना है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ ग्रीक दार्शनिक व भारतीय दार्शनिकों के नाम व चित्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला चित्र है जॉन डाल्टन का, दूसरा डेमोक्रिटस का और तीसरा महर्षि कणाद का। परमाणु की खोज का इतिहास। महर्षि कणाद का नाम इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने बताया संपूर्ण विश्व के सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे अदृश्य कणों से मिलकर बने हैं। जब पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक किया जाता है तो एक समय बाद वह और बारीक नहीं किया जा सकता। अर्थात कोई भी पदार्थ है, हम उसको तोड़ते चलेंगे, आखिरी में एक अवस्था ऐसी आएगी कि हम उसको और अधिक बारीक नहीं कर पाएंगे और अंत में एक कण प्राप्त होता है जिसे और विभाजित नहीं कर सकते। कणाद के अनुसार ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें मानव का कोई तंत्र महसूस नहीं कर सकता। इस आधार पर महर्षि कणाद ने बताया, इन छोटे छोटे सूक्ष्म अविभाजित अदृश्य कणों को परमाणु नाम दिया। दोबारा इसको सुने, कणाद ने इन छोटे छोटे सूक्ष्म अविभाजित अदृश्य कणों को परमाणु नाम दिया, जिसे अंग्रेजी में हम एटम कहते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको पंच तत्व दिखाई दे रहे हैं, जिससे पूरे प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त पदार्थों की रचना हुई है। कौन कौन से हैं ये पंच तत्व? आइए देखते हैं बच्चों। जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु। अर्थात संपूर्ण विश्व 5 स्थूल तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं, अभी जैसे मैंने बताया, अग्नि, जल, वायु, आकाश व पृथ्वी। इन 5 तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सभी तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होंगे। एक ही तत्व का परमाणु एक ही प्रकार का होगा, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होंगे। यह ज्ञान विश्व को भारतीय दार्शनिकों द्वारा दिया गया। अब
अब हम जानते हैं परमाणु के बारे में, जिसे अंग्रेजी में एटम कहा जाता है। सामान्य परिचय। वह सूक्ष्मतम कण या पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसका अपना अस्तित्व है। यह किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई है। रचनात्मक इकाई से तात्पर्य है कि पदार्थ की रचना सबसे छोटे जिस कण से होती है वह है परमाणु। विभिन्न पदार्थ के परमाणु अलग अलग होते हैं। ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण देखें। H मतलब हाइड्रोजन परमाणु, O ऑक्सीजन परमाणु। परमाणु की विशेषताएं। आइए जानें परमाणु की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। यह पदार्थ के मौलिक मूल कण होते हैं। मौलिक मतलब सबसे छोटे और मूल रचनात्मक इकाई जिसे हम कहते हैं। ये किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई है, अविभाज्य है, सूक्ष्म है, पदार्थ के सबसे छोटे भाग है। रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग लेता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु को किसी भी भौतिक व रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। ये सब परमाणु की विशेषताएं होंगी। दोबारा इनको हम एक बार देखते हैं। परमाणु की विशेषताएं, ये मौलिक कण है, किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई है, अविभाज्य है, पदार्थ का सबसे छोटा भाग है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, भौतिक व रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किए जा सकते। अब हम अणु, जिसे अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सामान्य परिचय। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। अणु की रचना होती है दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो परमाणु हैं आपस में एक दूसरे से रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होंगे। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। अणु एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। यहाँ हम उदाहरण देखेंगे। आपको नीचे पहले उदाहरण में दिखाई दे रहा है H और H, अर्थात हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं जो आपस में सहयोग करके रासायनिक बंध द्वारा H2 बना रहे हैं, अर्थात हाइड्रोजन का अणु बना रहे हैं। और ये एक ही प्रकार के परमाणु हाइड्रोजन से मिलकर बना अणु है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं ऑक्सीजन का परमाणु, कार्बन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु, अर्थात दो ऑक्सीजन के परमाणु व कार्बन का एक परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा रासायनिक सहयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनाता है और इसमें परमाणु भिन्न भिन्न हैं। इसीलिए इस प्रकार निर्मित जो अणु हैं वे भिन्न भिन्न परमाणुओं से निर्मित अणु कहलाएंगे। इस आधार पर हम अणु के प्रकार देखते हैं। अणु दो प्रकार के होते हैं। पहला तत्वों के अणु, इन्हें सम परमाणु भी कहा जाता है, जो एक ही प्रकार के तत्व के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सम परमाणु का मतलब है जिसमें परमाणु एक ही प्रकार के हों। उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के परमाणु के सहयोग से O2 का अणु बनेगा। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन परमाणु के सहयोग से N2 बन रहा है, जिसे हम नाइट्रोजन का अणु कहेंगे और यह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बन रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा? समपरमाणुक।
इसके बाद दूसरा प्रकार है यौगिक के अणु। इन्हें हम विषम परमाणु कहते हैं क्योंकि यह अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ नीचे उदाहरण में जल के अणु को बनना बताया गया है। जल एक यौगिक है और यह हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के सहयोग से बनता है। इस प्रकार यहाँ दो प्रकार के विषम परमाणु हैं, इसीलिए यौगिक के अणु जो होंगे वो विषम परमाणु होंगे और तत्वों के जो अणु होंगे वो सम परमाणु होंगे। अणु की विशेषताएं। आइए अणु की विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। इसमें पदार्थ के वह संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं जिससे मिलकर यह बनता है। अणु विभाजित हो सकते हैं। अणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अणु के विभाजन से परमाणु मिलता है। किसी अणु में एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। अणु दो प्रकार के होते हैं, सम परमाणुक व विषम परमाणुक। उदाहरण हो जाएंगे अणु के हाइड्रोजन का अणु, नाइट्रोजन का अणु, H2O का अणु अर्थात जल का अणु, CO2 का अणु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का अणु। आइए अब हम जाने परमाणु और अणु में क्या अंतर पाया जाता है। परमाणु, इसमें पदार्थ के वह संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं जिससे मिलकर यह बनता है। अणु, इसमें पदार्थ के वह संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं जिससे मिलकर यह बनता है। अर्थात कोई भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई, सबसे छोटी रचनात्मक इकाई परमाणु होगी और परमाणुओं से मिलकर अणु बनेंगे। परमाणु विभाजित नहीं हो सकता, लेकिन आधुनिक काल में आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे कि परमाणु को भी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में विभाजित किया जा सकता। अणु विभाजित हो सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। अणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। परमाणु के विभाजन से हमें जो सूक्ष्म कण मिलते हैं वे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, जिस पर विस्तृत चर्चा आप आगे के अध्याय में करेंगे। अणु के विभाजन से परमाणु मिलता है। किसी पदार्थ में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, किसी अणु में एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। किसी भी पदार्थ के सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं। पदार्थ, एक ही पदार्थ के सभी परमाणु समान प्रकार के होंगे। अणु दो प्रकार के होंगे, तत्वों के अणु समपरमाणु, यौगिकों के अणु विषम परमाणु। आइए इनके उदाहरण देखें। हाइड्रोजन एटम HO, ऑक्सीजन एटम परमाणु। अणु में H2N2 हाइड्रोजन का अणु, नाइट्रोजन का अणु, H2O जल का अणु, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु। आइए अब हम देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत दिया जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। वैज्ञानिक लवाजिये व प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। हम इस अध्याय में रासायनिक संयोजन के दो नियमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम को समझने से पहले हम एक प्रायोगिक क्रियाकलाप करते हैं जिससे इस नियम पर हमारी समझ बने और यह क्रियाकलाप हम अपनी प्रयोगशाला में कर सकते हैं। इसके लिए हमें कैसे क्या आवश्यकता होगी, किस प्रकार से हम क्रियाविधि करेंगे, आइए देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। एक बीकर में 500 सीसी जल लेंगे और उसमें 2.63 ग्राम कॉपर सल्फेट अर्थात CuSO4 डालकर कॉपर सल्फेट का 5% का विलयन बनाएंगे।
एक अन्य दूसरा बीकर लेंगे, उसमें 50 सीसी जल व 2.63 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लेंगे। अब एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे और उसमें 10 सीसी सोडियम कार्बोनेट विलयन लेंगे। एक छोटी ज्वलन नली लेंगे जिसमें 1 सीसी कॉपर सल्फेट विलयन लेंगे। ज्वलन नली को धागे की सहायता से कोनिकल फ्लास्क में लटकाकर कार्क से उसका मुंह बंद करके रासायनिक तुला पर रखकर तौल लेंगे। जब हम तौलेंगे तो हम देखेंगे अगर हम पूरी चीजों को जिस प्रकार बताया गया है उस आधार पर लेंगे तो जो वजन आएगा वो आएगा 31 ग्राम। अब कोनिकल फ्लास्क को इस प्रकार हिलाएंगे कि ज्वलन नली में जो हमने विलयन लिया था और कोनिकल फ्लास्क में जो विलयन था वो दोनों आपस में मिल जाए, और उन दोनों जब आपस में मिलेंगे तो रासायनिक क्रिया होने के बाद कोनिकल फ्लास्क को रासायनिक तुला पर रखने पर जब हम उसका वजन तौलेंगे तो वह वजन आएगा 31 ग्राम। रासायनिक अभिक्रिया से पहले कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का भार सिस्टम सहित कुल द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट के सिस्टम सहित कुल द्रव्यमान के भार के बराबर आया, अर्थात 31 ग्राम और 31 ग्राम बराबर आया। अतः अब ये नियम हमारा जो द्रव्यमान संरक्षण का है उसकी पुष्टि होती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बनता है और ना ही इसका विनाश होता है। जो केमिकल रिएक्शन है वो इस प्रकार होगी। कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट बनेगा और दोनों का वजन कैसा होगा? 31 ग्राम समान होगा, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है कि द्रव्यमान को ना ही तो किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान ना ही बनता है और ना ही उसका विनाश होता है। इस पूरे प्रायोगिक क्रियाकलाप को करने में हमें इन प्रायोगिक उपकरण व पदार्थ की आवश्यकता होगी जो आप स्लाइड में देख रहे हैं। हमें बीकर की आवश्यकता होगी, कॉनिकल फ्लास्क की आवश्यकता होगी, इग्निशन ट्यूब अर्थात ज्वलन नली की आवश्यकता होगी, केमिकल बैलेंस रासायनिक तुला की आवश्यकता होगी तौलने के लिए, और जो पदार्थ लगेंगे वो होंगे कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है और सोडियम कार्बोनेट जो सफेद रंग का आपको वॉश ग्लास में रखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो दूसरा नियम है वह है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को जानने से पहले याद करें यौगिक क्या होते हैं। आपने पिछले अध्याय में यौगिकों के विषय में पढ़ा है। आइए यौगिक को देखते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से प्राप्त पदार्थ यौगिक कहलाते हैं, अर्थात यौगिक में हमेशा तत्वों का अनुपात निश्चित होगा। जैसे नमक, कॉपर सल्फेट, जल आदि यौगिक हैं। आइए जल का उदाहरण देखते हैं। जल चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, चाहे हमारे घर के नल से प्राप्त हो, हैंडपंप से प्राप्त हो, नदी से प्राप्त हो, तालाब से प्राप्त हो, हाइड्रोजन के 2 वो ऑक्सीजन के 1 परमाणु के सहयोग से बनता है। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि जल के 1 अणु को बनने में हाइड्रोजन के 2 परमाणु व ऑक्सीजन का 1 परमाणु सहयोग करेगा, तब जल का 1 अणु बनेगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान यदि हम देखें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा 2 यूनिट, ऑक्सीजन का द्रव्यमान हम देखें तो वह होगा 16 यूनिट। जब इन द्रव्यमानों को आपस में हम अनुपात निकालेंगे तो 2:16 यानी 1:8 प्राप्त होगा। जल किसी स्रोत से प्राप्त हो उसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 होगा। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, अमोनिया गैस का उदाहरण। अमोनिया का
सूत्र होता है NH3। अमोनिया का जब निर्माण होता है तो उसमें नाइट्रोजन का एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के 3 परमाणु आपस में सहयोग करते हैं और इस प्रकार NH3 का एक अणु बनता है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन के द्रव्यमान यदि हम देखें तो 14 होगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 3 होगा और जब NH3 का द्रव्यमान अनुपात हम करेंगे तो वह होगा 14:3। अर्थात किसी भी स्रोत से, चाहे किसी भी कारखाने से या रासायनिक अभिक्रिया से हमें अमोनिया NH3 प्राप्त हो रही है, उसमें हमेशा अनुपात 14:3 ही होगा। इस प्रकार वैज्ञानिक प्राउस्ट ने इस नियम को व्यक्त किया। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। दोबारा इसको सुने, स्थिर अनुपात का नियम कहता है किसी भी यौगिक में तत्व सदैव द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। हमने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े, जिसमें हमने पहला देखा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा देखा स्थिर अनुपात का नियम। परमाणु क्या होते हैं उस पर हमने चर्चा की, अणु क्या होते हैं उस पर चर्चा की, परमाणु व अणु में क्या अंतर होता है उसको हमने देखा। आइए अब हमने जो भी चीजें देखी उस पर हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे कि हम इस विषयांश को कितना समझ पाए। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दो। किस भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के अविभाज्य कण को परमाणु कहा? आपको यहाँ पर उनका नाम बताना है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? सोडियम परमाणु का प्रतीक क्या होगा? Fe किस परमाणु का प्रतीक है? किसी भी यौगिक में तत्व सदैव द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। यह रासायनिक संयोग का कौन सा नियम बताता है? आपको उस नियम का नाम यहाँ लिखना है। CO2 एक अणु है या परमाणु? द्विपरमाणुक अणु का एक उदाहरण दें। जल, वह चाहे किसी भी स्रोत से लिया गया हो। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। यह रासायनिक संयोजन का कौन सा नियम बतलाता है? लघु उत्तरीय प्रश्न। परमाणु व अणु में अंतर स्पष्ट करें। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाओ। परमाणु की विशेषताएं लिखो। स्थिर अनुपात के नियम को जल के उदाहरण से समझाओ। यह जितनी भी अभ्यास प्रश्नोत्तरी है वह आपकी समझ को बताएगी कि आपने जो भी विषयांश इसमें पढ़ा, यदि आप इन अभ्यास प्रश्नों का उत्तर दे पाए तो आप विषयांश को पूरा अच्छे से समझ पाए। नमस्कार।